हाँ, तो हिंदी साहित्य के अपने 4 कैप्सूल अपलोड कर दिए गए थे। अब अपन कैप्सूल नंबर 5 की बात करेंगे और इसमें टॉप लेवल के 235 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। 1 लाइनर अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे आपके, लेकिन कहाँ से? गद्य खंड से। जैसे कि अपने पद्य खंड से 251 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, इसमें लास्ट 235 बन रहे हैं। बड़े अच्छे ढंग से मेरे साथ के साथ ध्यान से सुनना है और 100% आपके साथ के साथ तैयार होने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंतराभाग सेकंड है अपनी। पहला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज से परिचय कहाँ हुआ? तो इनका परिचय कहाँ पर हुआ? मिर्ज़ापुर में हुआ, ठीक है। सेकंड, मिर्ज़ापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास मित्र कौन रहते थे? तो वो रहते थे मित्र बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज रहते थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें किनके घर जाती थी? तो भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें रामचंद्र शुक्ल के घर जाती थी। मेरे साथ सुनना ध्यान से, आराम से याद हो जाएगा, ईमानदारी से सुनते रहना, लेकिन एग्जाम से पहले फिर एक बार सुन के और चल जाना, ठीक है। क्वींस कॉलेज में आचार्य शुक्ल के सहपाठी कौन थे? तो उसमें सहपाठी थे आचार्य शुक्ल के सहपाठी रामकृष्ण वर्मा थे। कौन थे? रामकृष्ण वर्मा। शुक्ल जी के समवयस्क मित्रों की हिंदी प्रेमी मंडली का नाम लोगों ने क्या रख दिया? तो शुक्ल जी के समवयस्क मित्रों की हिंदी प्रेमी मंडली का नाम लोगों ने निसंदेह रख दिया। निसंदेह लोग, क्या रख दिया? निसंदेह लोग रख दिया। अच्छे से चैप्टर को पढ़ा था अपन ने। लेखक के पिता रात को कौन कौन सी किताबें पढ़ा करते थे? तो लेखक के पिताजी रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ा करते थे। 7वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र घनिष्ठ थे उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी थे। एक खुद एक प्रसिद्ध कवि थे। किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आया करती थी? तो भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें घर पे आया करते थे लेखक के। लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो मात्र 16 साल की उम्र से मित्र मंडली मिलने लग गई थी। लेखक के मोहल्ले में कौन कौन रहते थे? तो जिस स्थान पर लेखक रहते थे वहाँ अधिकतर वकील, मुक्तकारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। रामचंद्र के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते थे। क्यों? क्योंकि लेखक के पिताजी को डर था कि कहीं उनके बेटे यानी रामचंद्र शुक्ल जी का चित्त स्कूल की पढ़ाई से, चित्त का मतलब ध्यान, हट न जाए, इसलिए प्रेस की किताबें छुपा दिया करते थे। चौधरी साहब किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो चौधरी साहब एक खानदानी रईस भी थे। उनके बात करने का ढंग उनके लेखों से बिल्कुल अलग था। वह एक खुशमिजाजी और हर बात पर अपने उल्टे व्यंग्य देने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। 13वां क्वेश्चन देखो, वो है कि रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो उनके पिताजी को भारतेंदु जी के नाटक अति प्रिय थे। 14, कवि प्रेमगन का पूरा नाम बताइए? तो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन इनका पूरा नाम था। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। 15वां, सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? तो सत्य हरिश्चंद्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ एक नाटक है, ठीक है। 16वां, निसंदेह लोग किन्हें कहा जाता था? हालांकि अभी इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन में देख लिया, तो ये वापस घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि निसंदेह लोग रामचंद्र शुक्ल तथा उनकी साहित्यिक मित्र मंडली को कहा जाता था। लेखक और उनकी मित्र मंडली को निसंदेह लोग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि लेखक और उनके मित्र पढ़ने लिखने वाली हिंदी का प्रयोग आपसी बातचीत में करते थे, इसलिए लोग उन्हें निसंदेह शब्द प्राय प्रयुक्त होता था, ठीक है। 18वां, निसंदेह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है संदेह रहित, बिना किसी संदेह के, अवश्य तथा निश्चित रूप से, ये सब इनके अर्थ है। मतलब जिन पे कोई डाउट नहीं हो। निसंदेह मतलब कोई संदेह नहीं है, बिना किसी संदेह के, ठीक है, ऐसा तो आराम से लिख सकते हो। 19वां, लेखक की गहरी मित्रता पंडित केदारनाथ जी के पाठक के साथ कब कैसे हुई? तो काशी में कवि भारतेंदु जी के मकान के बाहर आपस में कई देर तक हुई बातचीत के बाद दोनों की गहरी मित्रता हो गई। चौधरी प्रेमगन की भाषा की विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य है? तो प्रेमगन साहब की बोलचाल की भाषा अलग अंदाज में विनोद मिश्रित अर्थ लिए हुए रहती थी, जो भाषा को अलग अर्थ प्रदान कर देती। 21वां, नागरिक के बारे में उपाध्याय जी के क्या विचार थे? तो वे नागरिक को भाषा मानते थे तथा उनके अनुसार नागर जो अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है वही नागरी, वो ऐसा मानते थे। मैंने आपको इस चैप्टर बड़े ध्यान तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाया भी है। लेखक और उनके मित्र किसे पुरानी चीज समझते थे? तो लेखक बद्रीनारायण चौधरी जी के व्यक्तित्व, उनका रहन सहन, पहनावा, तबीयतदारी को पुरानी चीज समझते थे, ठीक है। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक का नाम क्या था? तो प्रेमगन की छाया नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 24वां, चौधरी साहब के व्यक्तित्व कोई दो विशेषताएं बताओ। तो एक तो ये थी कि रईसी और शौकीन मिजाज के थे, और उनके मतलब रईसी थी और शौकीन मिजाज, मतलब शौक बड़ा था पहनावे का, बड़े तरीके से रहने का, ये उनकी मेन विशेषताएं थी।
चौधरी साहब ने मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताया? तो मिर्ज़ापुर का वो ऐसे लिखते थे, मीर मतलब ऐसे लिखते थे मिर्ज़ापुर, तो मीर का तो मतलब है कि समुद्र, जा का मतलब उत्पन्न और पुर का मतलब स्थान, यानी समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीपुर, वो ये बताया करते थे उसका अर्थ। 26वां, बालक बच गया। इस निबंध में लेखक का श्वास क्यों घुट रहा था, सांस क्यों घुट रहा था? तो बालक को कम आयु में रटन प्रवृत्ति द्वारा गंभीर प्रश्नों के उत्तर देता देख लेखक का श्वास घुट रहा था, कि छोटी सी उम्र में किस हिसाब से रट के क्वेश्चन आया ये, क्योंकि खुद के अंदर से वो नहीं बोल रहा है। मिस्टर हादी के कोलू की तरह की उपमा किसे दी गई? तो प्रधानाध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र को, जो कि रटन प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर स्वयं को हादी के कोलू की तरह प्रस्तुत करा था। आपने देखा था ना हादी का कोलू क्या होता है, वो 24 घंटे अपन उसके अंदर काम करता है, जो बेसिकली गन्ने वगैरह में काम आता है, वो अपन ने पहले पढ़ रखी है बात है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में किसे बुलाया गया था? तो विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को बुलाया गया था। प्रतिभाशाली बालक किसका पुत्र था? तो प्रतिभाशाली बालक प्रधानाध्यापक का पुत्र था। घड़ी के दृष्टांत से लेखक ने किस पर व्यंग्य किया था? तो घड़ी के दृष्टांत लेखक ने धर्म उपदेशकों पर कड़ा व्यंग्य किया था। 31वां, ढेले चुन लो। ढेले चुन लो वृत्तांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख किया? तो ढेले चुन लो वृत्तांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु नाटक का उल्लेख किया है। वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नी चुनने के लिए क्या प्रयोग किए जाते थे? तो हिंदू पत्नी चुनने के लिए मिट्टी के ढेले बना दिए जाते थे, उनमें से कोई चुन लो तो वही वाइफ ऐसे चुनते थे, तो मिट्टी के ढेले का प्रयोग किया जाता था पहले, है ना, वैदिक काल में। 33वां, वैदिक काल के लोग पत्नी का वर्ण कैसे करते थे? तो वैदिक काल के लोग हिंदू ढेले छुआकर, मतलब ऐसे कोई ढेले छुआ लेते थे कि इसको छू लो, टच कर लो, बस उसी को पत्नी का वर्ण करते थे। 34वां, शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र लेखक ने किया है? तो लेखक ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के का जिक्र मतलब जो है वो पार्ट में किया है। बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 8 वर्ष थी। कौन सा ढेला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होती थी? तो वैदिक का ढेला उठाने पर पैदा होने वाली संतान वैदिक पंडित होती थी, कि ये तो आगे जाके वैदिक पंडित बनेगा, ऐसा अंधविश्वास थे पहले के। 37वां, 3 ग्रह सूत्रों का नाम बताइए जिसमें ढेलों की लाटरी का जिक्र है। तो 3 ग्रह सूत्र जिसमें ढेलों की लाटरी लेके वो है आश्वलायन, गोबिल और भारद्वाज। ठीक है, आश्वलायन, गोबिल और भारद्वाज। पिता को बालक से क्या उम्मीद थी? तो पिता को ये उम्मीद थी कि सभी सवालों के सही जवाब देने के बाद वृद्ध महाशय ने खुश होकर बच्चे से पूछा कि क्या इनाम चाहिए? तो पिता और अध्यापक को उम्मीद थी कि बालक पुस्तक मांगेगा। ठीक है, ऐसे उसको उम्मीद थी। चैप्टर मैंने पढ़ा था, आपको बड़े अच्छे से पढ़ा रखा है। 39, धर्म के कितने लक्षण बताए गए? सुमिरिनी के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर दीजिए। तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए। 40वां, सुमिरिनी के मन के किस लेखक की रचना है? तो ये पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र तथा रटन प्रवृत्ति शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली, यही मूल प्रतिपाद्य इसका क्या, कि जो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र होनी चाहिए। एक तो छोटी उम्र में इतना लेवल की बात नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एक रटन प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 42, शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य क्या था? तो व्यक्ति का मानसिक विकास तथा मनुष्यता को बचाए रखना शिक्षा का मूलभूत लक्ष्य है। 43वां, बालक बच गया निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो बालक बच गया लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता पर व्यंग्य किया है, कि क्या सिस्टम है आजकल एजुकेशन, सिर्फ रटन विद्या करवाई जा रही है, मतलब परसेंटेज बनाओ के ऊपर भाग रहे हैं। घड़ी के पूर्व निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसमें लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं, परसेंटेज वाली बात जहाँ से आई है, देखो सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा उसके परसेंटेज बनते हैं, लेकिन लोग होते क्या हैं, खूब सारे बच्चे क्या होते हैं, वो समय का सही सदुपयोग नहीं करते, फिर एग्जाम टाइम उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, फिर वो परसेंटेज नहीं बन पाते। जो साल भर से थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ता जा रहा है, 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है, आराम से 95-98% बना लेगा वो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा इंटेलिजेंट के ही परसेंटेज बनते हैं, सीधी सी बात, साफ बात यही है ईमानदारी से। बाकी हाँ, रटन विद्या मत करो, समझते हुए पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, तभी परसेंटेज बनेगी, वरना नहीं। ढेले चुनने से क्या तात्पर्य है? ढेले चुनकर सही पत्नी का चयन करना इस प्रथा को बताता है। ढेले चुनलों में लेखक ने किस विषय पर प्रकाश डाला? तो ढेले चुनलों में लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर, बिल्कुल सही बात है, चोट किए कि इतना ऐसा अंधविश्वास होता है कि ढेले चुन के आप वाइफ चुन रहे हो। वैदिक काल में हिंदुओं में पत्नी वर्ण के लिए कौन सी प्रथा मान्य थी? तो वो थी, वैदिक काल में हिंदू मिट्टी के ढेले छुआकर, टच करा के वो पत्नी का वर्ण करते थे। 48,
आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन लेखक आचार्य वात्स्यायन का। बहुत बढ़िया बात है, आज का कबूतर ही अच्छा है कल के मोर से, बिल्कुल सही बात है। जो अभी अपने काम आ रही है वहाँ वो चाहे बड़ी चीज़ मिल जाए, लेकिन अभी जो काम आ रही है अभी वाली, तो अभी वाली बात ही है। प्राचीन काल में रूप और यश को देखकर कौन स्वयंवर करते थे? तो प्राचीन काल में राजपूतों की लड़कियां रूप और यश को आधार पर, रूप अच्छा होना चाहिए और यश कैसा है उसमें वो सब कुछ देख के स्वयंवर करती थी। लेखक को किसकी पुकार वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर स्वर लगा? तो बालक द्वारा लड्डू की पुकार वृक्ष के हरे पत्तों के मरमर स्वर के समान था। बहुत बढ़िया। 51 ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री संकलन संरक्षण प्रयाग संग्रहालय के लिए किया था। 52वां प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा? तो दायित्व सौंपा था डॉक्टर सतीश चंद्र काला को सौंपा। 54 देखो, मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था, ये किसका कथन था? तो ये ब्रजमोहन व्यास का कथन था। संग्रहालय के नए भवन का नक्शा किसने बनाया? तो बंबई के विख्यात इंजीनियर थे मास्टर साठे और मूता, इसने संग्रहालय के नए भवन का नक्शा बनाया। कहाँ के थे? मास्टर थे कहाँ के? बंबई के। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो यह अधिवेशन हुआ था मैसूर में। ठीक है। 57 देखो, लेखक कौन कौन से सन में कौशाम्बी गया था? तो लेखक कौन से सन में, सॉरी, तो वो गए थे 1936 में कौशाम्बी गए थे। बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपए मांगे थे? तो 2 रुपये, मात्र 2 रुपये मांगे थे। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डायरेक्टर जनरल थे श्री के.एन. दीक्षित जी थे। ठीक है ना। 60 चोर की दाढ़ी में तिनका श्लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करो कि जब कोई चोरी करता है तो पूछताछ में घबरा जाता है, इसी को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। या फिर दूसरे शब्दों में यहाँ ये तो यहाँ तक एक आंसर तो ये हो गया, आप चाहो तो एक आंसर और भी लिख सकते हो कि दूसरे शब्दों में ये कहते हैं जिसने गलत किया होता है वह अपनी जुर्म भावना से ही घबरा जाता है, आराम से पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है, जुर्म किया इसने। 61 लभते व प्रार्थीयता न व श्रीम श्रिया दुराप कतमिप्सो भवेत, इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो इन उपयुक्त पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या न मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 62 काग कृष्ण पिका कृष्ण, इसको भेद पिपका क्यों? वेरी गुड, सुना होगा आपने, काके कृष्ण पिका कृष्ण, कृष्ण को भेद पिपका क्यों? तो प्रातः वसंत समय काके काके पीके पीके, इसका भावार्थी पूरा एक ही लाइन है भाई, इसको कलर करना भूल गए हैं, बाकी ये क्वेश्चन इतना पूरा ही है। ठीक है। तो इसका आंसर देखो, कवि कहता है कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद करना मुश्किल है, परंतु वसंत के आते ही पता चल जाता है कि कौन कौवा और कौन कोयल, की कोयल की बहुत मधुर आवाज़ होती है। 63 कच्चा चिट्टा खोलने का क्या अर्थ होता है? तो जब भेद खोल देना इसका अर्थ, क्योंकि जब सब कुछ भेद खुल जाता है, सब भेद खोल देना कच्चा चिट्टा का अर्थ होता है। फ्रांसीसी डीलर किस मूर्ति के 10,000 चुकाना चाहता था? तो बोधिसत्व की 8 फुट की सुंदर मूर्ति के, जिसमें सिर के सिवा पदस्थल तक वह संपूर्ण थी, जिसके 10,000 रुपये फ्रांसीसी डीलर देना चाह रहा था। कच्चा चिट्टा आत्मकथा किस लेखक की रचना है? तो ये ब्रजमोहन व्यास की रचना है, आत्मकथा है। ब्रजमोहन व्यास की समाज को सबसे बड़ी देन क्या है, किसे माना जाता है? तो व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद के विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय को माना जाता है, जो कि उन्होंने बनाया था। ठीक है। इलाहाबाद के विशाल संग्रहालय उनकी देन है। कच्चा चिट्टा ब्रजमोहन व्यास की किस विशेषता को प्रकट करता है? तो कच्चा चिट्टा लेखक के श्रम कौशल और मेघा कार्य को प्रकट करता है, क्योंकि देखो किस हिसाब से उन्होंने मेहनत करी, एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के वो संग्रहालय मतलब जो बनाया था, म्यूजियम। कच्चा चिट्टा आत्मकथा में प्रमुखतः किन नगरों का वर्णन हुआ है? तो कौशाम्बी, पसोवा, हजियापुर, चेन्नई, मैसूर, रामेश्वरम का वर्णन हुआ है। पसोवा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पसोवा में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, इसलिए वो फेमस है पसोवा। कच्चा चिट्टा किस विद्या की रचना है? तो कच्चा चिट्टा आत्मकथा विद्या की रचना है, आत्मकथा। ब्रजमोहन व्यास ने किस किस की जीवनी लिखी? तो ब्रजमोहन व्यास ने बालकृष्ण भट्ट, मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल कहाँ संरक्षित है? तो चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद के संग्रहालय में संरक्षित है आज भी। इलाहाबाद संग्रहालय में 14,000 हस्तलिखित ग्रंथ किस भाषा में है? तो संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। संवदिया पाठ में संवदिया का नाम क्या है?
तो संवदिया का नाम है हरगोबिंद है। हरगोबिंद संवाद लेकर कहाँ गया था? तो हरगोबिंद संवाद लेकर बड़ी बहू के मायके गया था। बड़ी बहू की माँ ने सौगात में बेटी के लिए क्या भेजा था? तो सौगात में धान का चूड़ा भेजा था। ठीक है, ध्यान रखना बेटी के लिए। और मोदियाइन काकी किस नाम से चिढ़ती है? तो मोदियाइन काकी काबुली कायदा नाम से चिढ़ती है। हरगोबिंद संवदिया कहाँ का रहने वाला था? तो वो जलालगढ़ का रहने वाला था। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी किधर की ओर जाया करती थी? तो वो जाया करती थी थाना बिहमपुर, खगड़िया और बरौनी की ओर जाया करती थी। 80वां क्वेश्चन देखो 80। बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम कौन देखता था? तो बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम बहुरिया देखती थी। माँ ने बड़ी बहुरिया के लिए क्या भेजा था? तो बड़ी बहुरिया के लिए थोड़ा चूड़ा और बासमती का धान भेजा था। हरगोबिंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा था? तो महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर हरगोबिंद पैदल ही चल पड़ा था। ठीक है, कि महावीर विक्रम बजरंगी हमारे साथ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 83 संवदिया कहानी किस लेखक की रचना है? तो यह है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। संवदिया किस विद्या की कहानी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी है। बात एक ही है, दोनों रिपीट क्वेश्चन मान सकते हो एक तरीके से। गुल मोहम्मद कबूली वाला क्या बेचने गांव में जाता था? तो एक कपड़े बेचने गांव में जाता था। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? तो कटिहार से जलालगढ़ 20 कोस। देखो वैसे एक्चुअल में 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर होता है, ये वैसे 20 कोस का मतलब लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हरगोबिंद को अचरज क्यों हुआ कि जब बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को बुलाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि अब तो गांव-गांव में डाक घर खुल गए हैं, ऐसे में संवदिया का क्या काम? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। ठीक है, ये बात थी, इसलिए बुलाया था। गांव के लोग संवदिया को क्या समझते थे? तो गांव के लोगों के अंदर संवदिया को लेकर एक गलत धारणा थी कि संवदिया का काम कामचोर, निठल्ले और पेटू लोग ही करते हैं। उनका मानना था कि जिसके न आगे नाथ न पीछे पगहा हो वही ऐसा काम कर सकता है। ऐसी गलत भावना लोगों में थी। कटिहार जंक्शन पर क्या बदलाव हुए थे? तो कटिहार जंक्शन पर 15-20 सालों में बहुत बदला गया था। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से ट्रेन के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। भोंपू अपनी आवाज़ से बता दिया करता था, है ना, भोंपू होता है ना, वैसे वो आवाज़ से बता दिया करता था। संवदिया कहानी का मूलभूत गुण क्या है? तो इसमें मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई है। फणीश्वरनाथ रेणु की 2 महत्वपूर्ण कृतियों के नाम बताओ। तो मेला आंचल और परती परिकथा, ये 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं। बड़ी बहुरिया की कैसी स्थिति का वर्णन हुआ है? तो अकेली, असहाय व दयनीय स्थिति में वर्णन हुआ है। संवदिया में बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को क्यों बुलवाया था? तो हरगोबिंद संवदिया का कार्य करता था, इसलिए अपने मायके समाद भेजने तो बड़ी बहुरिया ने बुलवाया था। संवदिया का क्या अर्थ है? तो संवदिया का अर्थ है संदेश वाहक, जो संदेश को लाता ले जाता है। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कहाँ हुई थी? तो भीष्म साहनी की पंडित नेहरू जी से भेंट कश्मीर में हुई थी। भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी के साथ सेवाग्राम में कब रहा था? तो भीष्म साहनी अपने भाई बलराज साहनी के साथ सेवाग्राम में सन 1947 के लगभग रहा था। यासेर अराफात से भीष्म साहनी की भेंट किस लेखक संघ के सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो यासेर अराफात से भीष्म साहनी की भेंट इंडो चाइना लेखक संघ के सम्मेलन के दौरान हुई थी। वेरी गुड क्वेश्चन। अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सम्मेलन ट्यूनिस में हुआ था। और अफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री को भोजन पर किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था कार्यकारी महामंत्री को भोजन पर यासेर अराफात ने आमंत्रित किया था। और 100वां सेंचुरी लग चुकी है। 100वां क्वेश्चन, बलराज जी क्या काम करते थे? तो बलराज जी नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम करते थे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। गांधी जी लगभग कितने बजे टहलने के लिए निकला करते थे? तो वो 7 बजे, सुबह 7 बजे निकला करते थे। गांधी जी के साथ कौन कौन टहलने निकला करते थे? तो गांधी जी के साथ अक्सर सुबह डॉक्टर सुशीला नैयर और गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई टहला करते थे। मिस्टर जान कौन थे? तो मिस्टर जान रावलपिंडी शहर के रहने वाले जाने माने बैरिस्टर यानी कि वकील थे। लड़का क्यों बापू को बार बार याद कर रहा था? वह 15 साल का लड़का जिसकी ज़्यादा ईख पी लेने से उसका पेट फूल गया था और बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसको ये विश्वास था कि गांधी जी अगर आ जाए तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। 106
गांधी जी प्रत्येक दिन कच्ची सड़क पर क्या करने जाया करते थे? तो गांधी जी प्रतिदिन प्रातः कच्ची सड़क पर घूमने निकलते, जहां पर एक रुग्ण व्यक्ति रहता था। तो गांधी जी हर दिन उसके पास स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए जाया करते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो जब पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे तो उनका भव्य स्वागत करने हेतु शेख अब्दुल्ला को नेतृत्व सौंपा गया था और ये बिल्कुल अद्भुत दृश्य था। नेहरू जी के साथ खाने की मेज पर कौन कौन बैठा था? तो नेहरू जी के साथ खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठित लोग बैठे, जैसे शेख अब्दुल्ला हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान है, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू है और उनके पति आदि, ये सब बैठे थे। सेवाग्राम में कौन कौन लोग आए थे? तो सेवाग्राम में गांधी जी आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे, यासिर अराफात आए थे, पृथ्वी सिंह आज़ाद आए थे, मीराबेन आई थी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी इत्यादि के आने का जिक्र लेखक ने इस पाठ में किया है कि ये सब सेवाग्राम के अंदर आए थे। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संस्मरण के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे उपन्यासकार भीष्म साहनी, इसके लेखक थे। भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो वो था आज के अतीत। ये आत्मकथा का हेडिंग या शीर्षक था। लेखक की गांधी जी से कहाँ मुलाकात हुई? तो लेखक गांधी से सेवाग्राम में मिले थे। 113 उन दिनों में कितना काम कर लेता, थकता ही नहीं था, ये किसने कहा? तो ये गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा जब वे टहलने जाते थे। सेवाग्राम में रहते हुए लेखक किन किन देशभक्तों से मिला? तो वो मिला था पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान और राजेंद्र बाबू से मिला था। कश्मीर में नेहरू जी को किसके बंगले पर ठहराया गया था? तो कश्मीर में नेहरू जी को लेखक भीष्म साहनी के फुफेरे भाई के बंगले पर ठहराया गया था। 116 अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में सम्मेलन ये हुआ था। ट्यूनिस में कौन सी पत्रिका कार्यालय हुआ करता था? तो ट्यूनिस में लेखक संघ की पत्रिका लोटस का कार्यालय हुआ करता था। 118 लेखक ने यासिर अराफात के किस स्वभाव की प्रशंसा की? तो लेखक ने यासिर अराफात के अतिथि सत्कार भाव की प्रशंसा की थी। जो उन्होंने अतिथि सत्कार किया था वाकई प्रशंसनीय था। यासिर अराफात किस हिंदू नेता को अपना मानते थे? तो गांधी जी को अपना मानते थे। गांधी जी हिंदू थे। 120 शहर तथा आदमियों से डरकर लेखक कहाँ पहुंचा? तो वो डरकर पहुंचा जंगल में। बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा किसको पसंद है? तो बहरी, गूंगी, अंधी प्रजा राजा को पसंद है, क्योंकि राजा अपना राज करेगा, आराम से उनको लूटेगा। अगर बहरी, गूंगी और अधगूंगी अंधी सी अगर प्रजा होगी तो वो कुछ भी कर लेगा मनमर्जी से। मिल मालिक को मजदूरों के प्रति क्या विचार आया? तो मिल मालिक को मजदूरों के प्रति मजदूरों के 4-4 हाथ लग जाएं ऐसा विचार आया। मतलब काम ज़्यादा हो, कुल मिलाकर उसको तो यही चाहता है काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि 2 की जगह 4 हाथ हो जाए तो और भी ज़्यादा काम करेंगे। ये तो हर किसी की लालसा होती है। हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? तो हाथी ने किसान के साथ साझे में ईख की खेती की थी। साझा कहानी का प्रतीकार्थ क्या है? तो पूंजीपतियों की नज़र उद्योगों पर एकाधिकार करने के बाद किसानों की ज़मीन पर है, यह साझा कहानी का प्रतीकार्थ है। 125 शेर का पात्र कहानी में किस ओर इशारा करता है? तो शेर का पात्र कहानी में सत्ता की ओर इशारा कर रहा है। 126 खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी? तो खेत की रखवाली के लिए हाथी ने किसान से कहा कि उपजे हुए फसल में उसका भी हिस्सा होगा। 127 लेखक किससे डरकर झाड़ी के पीछे छुप गया था? तो लेखक शेर से डरकर झाड़ी के पीछे छुप गया था। आंखें बंद करने से क्या हासिल होने वाला था? तो राजा के आदेश के अनुसार आंखें बंद करने से मन को शांति मिलती है, और ये बात सही भी है, मन की शांति मिलने वाली थी। 129 मिल मालिक ने दोगुना उत्पादन करने के लिए क्या किया? तो मिल मालिक ने दोगुना उत्पादन करने के लिए मजदूरी आदि कर दी और दोगुने मजदूर नौकर रख लिए। कार्यालय और शेर के मुंह में क्या फ़र्क है? तो रोजगार कार्यालय में लोगों की आशाएं समाप्त हो जाती हैं, जबकि शेर के मुंह में गए जानवरों की जीवन समाप्त हो जाता है। ये बात है, दोनों में ये मेन बेसिकली फ़र्क है। मजदूरों के हाथ 4 नहीं होने पर मिल मालिक को क्या एहसास हुआ? तो मजदूर के हाथ 4 नहीं होने पर मिल मालिक को यह एहसास हो गया कि ये प्रयास व्यर्थ है, जो उसने मजदूरों की मजदूरी में दी जाने वाली रकम कम कर मजदूरी की संख्या बढ़ा दी। भाई कैसे? कि जिसको 200 रुपये मिलते थे, है ना, उसको उसने क्या करा कि 100 रुपये दूंगा बाद से, और हर उस टाइम में सपोज मजदूर 100 हुआ करते थे ना, तो उसने मजदूरों कर लिया डबल, 200 मजदूर ले लिए। मतलब इसने क्या करा कि 100 मजदूरों के मजदूर तो कर लिए 200 और रकम पैसा कर दिया आधा। तो पैसा तो इसके इतना ही लगा, लेकिन एक तरीके से इसके 4-4 हाथ हो गए। भाई 100 मजदूर के कितने हाथ होते हैं? 200,
लेकिन 200 मजदूर के 400 हाथ, तो इसने 4-4 हाथ कर रख लिए। ओके, जो प्रैक्टिस की थी वो बात सही नहीं बैठी, तो मजदूर की संख्या उसने बढ़ाई थी, वो फालतू व्यर्थी काम हुआ। ये चीज़ है। आंखें बंद करवाने के पीछे राजा क्या मकसद था? तो राजा ने जनता को अपनी आंखें बंद रखने का आदेश दिया ताकि लोग राजा के शोषण और अराजकता के खिलाफ न बोल सके। ये मतलब ये नहीं था कि आंखें बंद कर लो, ये एक इशारा है कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। एक बार आंखें बंद हो जाने के बाद राजा अपनी मनमानी से जनता का शोषण करता रहेगा, जैसा कि पहले करते ही थे। राजा बहुत कुठाराघात करते थे, भयंकर तरीके से लोगों के साथ शोषण किया करते थे, मनमर्जी टैक्स लगाया करते थे, खुद ऐशो आराम की जिंदगी जिया करते थे। तभी तो तानाशाही सिस्टम को खत्म किया गया, लोकतंत्र आया। 133 लघुकथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? तो शेर एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक है जो प्रलोभन एवं हिंसा के बल पर पूरे जंगल समाज में व्याप्त हैं। लघुकथा शेर में उसने किसका समर्थक बताया है? तो शेर अहिंसा और सह अस्तित्व, शेर में है ना, लघुकथा जो शेर है उसमें शेर को किसका बताया? शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है। व्यवस्था पर उंगली उठाने का विरोध करने का क्या परिणाम होता है? तो व्यवस्था खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। लघुकथा शेर में लेखक ने किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया? तो लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग वाली व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। कथा पहचान में राजा को कैसी प्रजा पसंद आती है? तो पहचान कथा में राजा को अंधी, बहरी, गूंगी प्रजा पसंद आती है। पहचान कथा में राजा की सफलता का राज क्या है? तो यही कि अंधी, बहरी व गूंगी प्रजा एकजुट न हो पाए, तब प्रलोभन के आधार पर बुलावे में, मतलब झांसे में हमेशा रहे, बुलावे में रहे, मतलब लोगों की झांसा देता रहे, और वो अंधी, बहरी, गूंगी मतलब उनको कुछ पता रहेगा नहीं, और मैं मेरी मनमर्जी से राज कर लूँगा। आगे देखो, 4 हाथ कथा किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो 4 हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी तो है ही, क्योंकि पैसों की तो कमी है नहीं राजा उनके पास, मिल मालिक के पास में, और मजदूरों का यहाँ पर हो रहा है शोषण। 4 हाथ से क्या तात्पर्य है? कि 2 हाथों द्वारा किया गया कार्य या उत्पादन 4 हाथों द्वारा किए कार्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है। साझा से क्या आशय? मिलजुल कर काम करना, पार्टनरशिप। ठीक है। साझा कथा की मूल संवेदना क्या है? तो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प जाना मूल संवेदना है। साझा कथा में हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी समाज के धनाढ़े एवं प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। कौन? हाथी। नाम से पता, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, आपको बताइए। 144 जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक कौन है? तो जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक निर्मल वर्मा है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो वह हुआ है आपके अमजर गांव का उल्लेख हुआ है। किस क्षेत्र में 18 छोटे छोटे गांव हैं? तो वो है नवा गांव क्षेत्र में। ठीक है, नवा गांव। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किनको कहा गया है? तो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी नवा गांव क्षेत्र से विस्थापित लोगों को कहा गया है। सिंगरौली अपने प्राकृतिक सौंदर्य कारण क्या कहलाता था? प्राकृतिक सौंदर्य कारण वो कहलाता बैंकुट कहलाता था। खेरवाड़ जाति के राजा कब राज किया करते थे? तो खेरवाड़ जाति के राजा सन 1926 से पूर्व सिंगरौली में राज किया करते थे। और ये लो साहब 150। लोकायन संस्था क्या करने सिंगरौली गई थी? तो लोकायन दिल्ली की एक संस्था थी जो कि सिंगरौली विकास का जायजा लेने के वहाँ पर गई थी, जायजा लेने के लिए। अमजर गांव किस राज्य में आता है? तो अमजर गांव मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में आता है। सिंगरौली का नाम पुरानी दंतकथा के अनुसार क्या था? एक पुरानी दंतकथा के अनुसार सिंगरौली का नाम संगावली था, जो पर्वतमाला के नाम से निकला था। अमरोली प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ? तो अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव औद्योगिकरण के नाम पर उजाड़ दिए गए। ये हुआ था मेन। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो तकनीकी और तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर विकास और प्रगति के लिए किया गया प्रयास औद्योगिकरण कहलाता है। 155 देखो, विरोध के कौन से स्वरूप का इस्तेमाल अमजर गांव वालों ने किया था? तो किसी बात का विरोध जब हम चुप रहकर सत्य के लिए आग्रह करते हैं तो लेखक इसे मूक सत्याग्रह कहते हैं, मतलब साइलेंट। ठीक है। और अमजर गांव वालों ने औद्योगिकरण के विरोध में यह सत्याग्रह किया था। गांव वालों की जीवन शैली के विषय में लेखक ने क्या कहा? तो गांव में पवित्र खुलापन था। पवित्र खुलापन में संबंधों की पवित्रता पर ध्यान रखा जाता है, इसके तहत ही खुलकर बोला जाता है। अमजर गांव के लोगों का जीवन शैली को भी लेखक ने इसी पवित्र खुलापन के अंतर्गत रखा है। 157 देखो,
जहाँ कोई वापसी नहीं रचना किस लेखक की है? तो जहाँ कोई वापसी रचना निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। रिपीट एक तरीके से, जहाँ कोई वापसी रचना हिंदी साहित्य किस विद्या की है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखित जहाँ कोई वापसी एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक जर्नी है, यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत में किस क्षेत्र का वर्णन किया है? तो उन्होंने किया पर्वतमाला के समीप बसा सिंगरौली क्षेत्र का वर्णन इन्होंने किया है। कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा तो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत तगड़े क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई बार नहीं जाएगा। अमजर गांव के नाम का अर्थ बताइए। तो अमजर गांव आम के पेड़ों से भरा हुआ था, जहाँ पेड़ पर ही आम पककर स्वयं ही नीचे गिरते रहते थे, झरते रहते थे। एक बार झरना गिरने की बात है। अमजर गांव के आम के पेड़ों पर सूनापन क्यों आ गया? तो अमरोली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव क्षेत्र के कई गांव उजाड़े जाने की घोषणा से पेड़ों में एकदम सूनापन आ गया कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो वो उजड़ गए। लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस संवेदना का रेखांकित किया है? तो लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता, इससे क्या आशय है? तो इससे आशय है कि मनुष्य के साथ उसका परिवेश, संस्कृति और आवास भी उजड़कर नष्ट हो जाते हैं। सिंगरौली क्षेत्र को लेखक ने काला पानी क्यों बताया? तो सिंगरौली के जंगल प्राकृतिक संपदा से इतने घने थे कि जहां कोई आने जाने का जोखिम नहीं उठाता था। ये लोग आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं। ये किन शरणार्थियों के लिए कहा गया है? तो औद्योगिकरण विकास के नाम पर अपने घर, जमीन व क्षेत्र से विस्थापित लोगों को ये कहा गया है। भारत में पर्यावरण का प्रश्न किस दृष्टि को व्यक्त करता है? तो भारत में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बने रहे, इसका व्यक्त करता है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न किस दृष्टि देखा जाता है? तो यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन बनाए रखने के हिसाब से देखा जाता है। यथार्थ में रोचते विश्वम नामक निबंध के लेखक कौन है? तो लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? तो तुलना की है प्रजापति से। वह 170। कवि अपनी कविता में संसार की रचना कैसे करता है? तो वो करता है अपने मन के अनुकूल करता है, मतलब सुनो सबकी करो अपने मन की। ये था 170। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके, कोई बात नहीं, रिपीट चल जाएगा। जैसा कोई क्वेश्चन रिपीट का मतलब क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया, क्वेश्चन तो नया ही है आपके लिए, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेगा। बंधन तोड़कर नए समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ने वालों को श्रेष्ठ कवि क्या देता है? तो बंधन तोड़कर नए समाज के निर्माण में बढ़ने वालों को श्रेष्ठ कवि नई शक्ति देता है। क्या देता है? नई शक्ति। कवि का उत्तरदायित्व कब पूरा होता है? तो बंधन मुक्त होकर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील लोगों का मार्गदर्शन बनाए रखने पर कवि का उत्तरदायित्व पूरा होता है। अफलातून से संसार को क्या कहा गया? तो अफलातून ने संसार को असम की नकल बताकर कला को जीवन की नकल कहा है। ध्यान रखना, अफलातून ने संसार को असल की नकल बताकर कला को जीवन की नकल कहा है। अरस्तु ने मनुष्य के संबंध में क्या कहा? तो अरस्तु ने कहा कि जैसे मनुष्य को उसकी सीमा से बढ़कर दिखने पर नकल नवीस कला का खंडन हो जाता है। ठीक है। यूनानी विद्वानों के बारे में क्या कहा गया है? तो यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे। लेखक के अनुसार प्रजापति कौन है? तो लेखक के अनुसार प्रजापति सृष्टि का रचनाकर्ता मानते थे, उसको मतलब रचनाकर्ता है। हेलमेट का लेखक कौन था? तो हेलमेट का लेखक था शेक्सपियर। 17वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख कवियों का नाम बताओ। तो वो थे रविंद्रनाथ, भारतेंदु, वीरेशलिंगम, तमिल भारती, मलयाती, वल्तोल। ये जो आपके 17वीं और 20वीं शताब्दी के कवि थे। और साहित्य को कैसा होना चाहिए? तो साहित्य को समाज का दर्पण होने के साथ साथ मानव सुधार के लेखों से भरा होना चाहिए। साहित्य संबंधों, कुरीतियों, असंगतियों के खिलाफ एक मुहिम से भरा होना चाहिए जिसमें समाज सुधार का भाव भरा हुआ हो। कवि कैसे अपनी रुचि के अनुसार विश्व को परिवर्तित करता है? तो कवि अपनी रुचि के अनुसार विश्व को परिवर्तित करने हेतु विश्व को बताता है कि उसमें इतना असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्वव्याप्त कुसंगतियाँ क्या हैं, ताकि लोग अपने समाज को ढंग से समझ पाए। लेखक के खींचे गए चित्र समाज की व्यवस्था से मेल खाते हैं। कैसे? तो लेखक जो साहित्य लिखता है वह समाज में अपनी आंखों द्वारा देखी हुई कुसंगतियों या तथ्यों के आधार पर लिखता है, इसलिए लेखक का साहित्य समाज के भावों से मेल खाता है। यथा इसमें रोचते विश्व पाठ के शीर्षक का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ है
कवि को जैसा रुचता है वह संसार को वैसा ही बदल देता है। कवि जैसा मतलब रचता है वैसा ही संसार को बदल देता है। यथा इसमें रोचते विश्व लेखक की रचना किस लेखक की रचना है, तो यह है रामविलास शर्मा की रचना है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यथा इसमें रोचते विश्व निबंध की मुख्य चेतना बिंदु क्या है, तो इसमें लेखक ने कवि की तुलना प्रजापति ब्रह्मा से करते हुए अपने कर्म के प्रति सचेत रहने का कहा है। लेखक के अनुसार कवि कैसा होना चाहिए, तो लेखक के अनुसार कवि को सृष्टा और दृष्टा होना चाहिए, है ना। और लेखक के अनुसार संसार में संतोष की जड़ किसे बताया गया है, तो वो बताया गया है लेखक ने मानव संबंधों एवं उनसे जुड़ी विकृतियों को असंतोष की जड़ बताया है। 15वीं-16वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य की समाज के प्रति क्या भूमिका थी, तो उस समय के हिंदी भक्त कवियों ने सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए वर्ण और धर्म के शिकंजों पर प्रहार किया है, या पिंजरा भी लिख सकते हो, पिंजरे, ठीक है। लेखक के अनुसार साहित्य की क्या भूमिका है, तो साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करने तथा परिवर्तित करने की भूमिका निभाता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसका कथन है, तो ये कथन है साहित्य प्रेमी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और पांचजन्य समर से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य अधर्म पर धर्म की विजय हेतु श्री कृष्ण ने पांचजन्य संघ से युद्ध की घोषणा शंखनाद से की थी। 190 लेखक कवि को पुरोहित परंपरा अपनाने की बात क्यों कहता है, क्योंकि इस परंपरा को अपनाकर ही हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर पाएगा। रुद्राक्ष की मालाओं वाली घुमटी पर क्या लिखा हुआ था, तो रुद्राक्ष की मालाओं की अनेक घुमटियां थी, जहां पर 10 रुपये से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम, ये लिखा हुआ था। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास का नायक कौन था, तो दूसरा उसका नायक ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास का नायक संभव है। संभव की पारों से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी, संभव की पहली मुलाकात हुई थी हर की पौड़ी पर हुई थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता के लिए मनसा देवी जाकर किसको प्रार्थना करती है, तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सफलता के लिए मनसा देवी जाकर संभव को प्रार्थना करती थी। मनोकामना की गांठ विचित्र है, इधर बांधी और उधर पूरी हो जाती है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था संभव ने सोचा था ऐसा, मतलब किसने सोचा था, संभव ने सोचा था। दूसरा देवदास कहानी में किसका वर्णन है, तो उस कहानी में युवा मन की संवेदनाओं का वर्णन है। मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे, तो वो बिक रहे थे 1.25 रुपये में। 1.25 का मतलब होता है 1 रुपया, एक तो रुपया हो जाएगा और 25 पैसे हो जाएंगे, ध्यान रखना, वो 1.25 रुपया होता है। मनसा देवी किस रूप में विराजमान थी, तो मनसा देवी चामुंडा रूप में धारण की हुई थी। रोपवे किस कंपनी का था, तो रोपवे उषा ब्रेको सर्विस का नाम की जो कंपनी थी उसका था। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंजा रहता है, तो लाउड स्पीकर में लता मंगेशकर का स्वर गूंजा करता था। 201 डबल सेंचुरी लग चुकी है। अब बात करें 201 की। लाल रंग का कलाव बांधने के लिए पंडित जी को संभव ने कितने रुपए का नोट दिया था, तो दिया था 2 रुपये के नोट का, 2 रुपये का नोट दिया था। गंगा घाट पर किस किस देवता की मूर्ति थी, तो गंगा घाट पर चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग वहाँ आरती करने क्यों जाते थे, तो किसी मन्नत या मनोकामना के पूरा हो जाने के बाद लोग खुशी का इजहार करने या गंगा माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने तो वहाँ जाते थे। संभव क्या करता था, उसकी शिक्षा के बारे में बताइए, तो संभव ने इस साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था कि वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो जल्दी सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। मान्यताएं हैं। संभव को रात में नींद क्यों नहीं आती थी, तो संभव को नींद नहीं आने की वजह पारो थी, ठीक है, पारो थी। वह उसके प्रेम में पागल की भांति रात भर उसके बारे में सोचा करता था। अगला देखो, दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था, दो देवदास कहानी मन्नू की बुआ का नाम था पारो। दूसरा देवदास रचना किसके द्वारा लिखित थी, तो ये दूसरा देवदास कहानी लेखिका ममता काले द्वारा लिखित थी। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा, तो लेखिका ने हर की पौड़ी हरिद्वार को कहानी केंद्र में रखा था। दूसरा देवदास कहानी का मुख्य विषय क्या था, तो इस कहानी में युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया है, ठीक है। गंगापुत्र की जीविका किस पर आश्रित है, तो गंगापुत्र की जीविका गंगा मैया पर चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे पर आश्रित हैं। गंगापुत्र किसे कहा गया और क्यों, तो गंगापुत्र उन गोताखोरों को कहा गया है
जो चढ़ावे में रखा पैसा गंगा की लहरों से निकाल लाते हैं, ठीक है, वो उनको गंगा पुत्र कहा है। मनसा देवी ने मंदिर में किस व्यापार की ओर संकेत किया था? तो मनसा देवी ने देवी के मंदिर में मनोकामना के हेतु लाल पीले धागों का बिकना व्यापार की ओर संकेत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। संभव ने अपने नाम के आगे देवदास क्यों जोड़ा? तो लड़की का नाम पारो सुनकर प्रेम व आकर्षण में होने के कारण संभव ने देवदास जोड़ा। संभव किस भीड़ की तुलना हर की पेड़ी, ठीक है, संभव किस भीड़ की तुलना हर की पौड़ी की भीड़ से कर रहा था? तो संभव ने दिल्ली शहर की भीड़ जो थी ना उसकी तुलना जो है हर की पौड़ी की भीड़ से की थी। दूसरा, देवदास कहानी से प्रेम के विषय में क्या सिद्ध होता है? तो ये सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं। हर की पौड़ी पर स्पेशल आरती से क्या तात्पर्य? तो स्पेशल आरती अर्थात जिसने भी 101 या 151 रुपए देकर आरती करवाई हो वो, ठीक है। शक्ति का प्रतीक कौन सा वृक्ष था? तो शक्ति का प्रतीक था कुटज वृक्ष। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, किसका कथन है? तो आत्मनस्तु कायाम सर्वम प्रियम भवति, ये याज्ञवल्क्य का कथन है। गार्डे का साथी लेखक ने किसे बताया है? तो गार्डे का साथी लेखक ने कुटज को बताया है। द्विवेदी जी ने संस्कृत भाषा कैसा बताया संस्कृत भाषा को? तो द्विवेदी ने संस्कृत भाषा को सर्वग्रासी भाषा बताया है। कुटज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो कुटज का वृक्ष हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। लेखक कुटज को किन नामों से संबोधित करता है? तो लेखक कुटज को पहाड़ फोड़, धरती धकेल, अपराजित आदि नामों से संबोधित करता है। मतलब शक्तिवर ताकतवर है, पहाड़ फोड़, धरती धकेल, अपराजित आदि नामों से संबोधित करता है। सोशल सेक्शन किसे कहा जाता है? तो नाम के पद पर मोहर के लगने को आधुनिक शिक्षित लोग सोशल सेक्शन कहते हैं। लेखक को कहाँ उपजे पेड़ को कुटज कहने से विशेष आनंद मिलता है? तो गिरकुट में उपजे पेड़ को कुटज कहने पर लेखक को विशेष आनंद आता है। 225, कालिदास की किस रचना का उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है? तो कालिदास की रचना थी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इसका उल्लेख लेखक ने पाठ में किया है। संस्कृत में कुटज के किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो संस्कृत भाषा में कुटज को कुटज भी कहने का उल्लेख मिलता है। मतलब डिफरेंट साउंड है, कुटज है, कुटज है ना। गार्डे के साथी किसे और क्यों कहा गया है? तो लेखक ने कुटज को कहा क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए कहा गार्डे का साथी। कुटज निबंध किस लेखक की रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कुटज निबंध किसके विषय पर आधारित है? तो कुटज निबंध एक पौधे का नाम है जो हिमालय पर्वत की ऊंची शिलाओं पर उगता है और इसके फूल की प्रकृति निबंध का मेन विषय है। लेखक ने कुटज की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है, विषम परिस्थितियों में शांत से जीने की क्षमता भी कुटज में है। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, इसका क्या आशय है? तो संस्कृत सबको ग्रहण करने वाली भाषा है जिसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों ने अपनी जगह बना ली है। लेखक के अनुसार मनुष्य किसकी इच्छा अनुसार कृत्य करता है? तो लेखक ने बताया कि मनुष्य विधाता की इच्छा अनुसार, मतलब भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करता है, मन से कुछ भी नहीं करता। लेखक ने सुखी और दुखी रहने के क्या कारण बताए हैं? तो लेखक ने सुख और दुख को मन का विकल्प बताया है कि मन को वश में रखने वाला हमेशा सुखी रहता है और जिसका परवेश है और जिसका परवश करता है वो हमेशा दुखी है। और आत्ममस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति का क्या अर्थ है? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। 229, हृदय ना पराजित लेखक ने किसके लिए कहा है? तो लेखक ने कुटज के लिए कहा है जो सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से बिल्कुल भी नहीं हारता। और आज का लास्ट क्वेश्चन 235, कुटज निबंध का अभिष्ट यानी इच्छा क्या है? तो सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं और ये जताना इस निबंध का एक अभिष्ट जो है या इच्छा है। तो ज़बरदस्त लेवल के 235 क्वेश्चन, 235 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिल गए हैं। और तो मैं बताओ आपके लिए क्या करूं, बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको लेना है और एक एक क्वेश्चन को आपको इसका बेनिफिट लेना है। जितना भी आपके और भी कोई भाई बंद फ्रेंड हो उनको ज़रूर इस चीज़ को शेयर किया करो, क्योंकि ये चीज़ें आप सबके लिए नहीं सभी के लिए, किसी का भला हो जाए अच्छी बात है, अपन को जितना प्रयास हो हमेशा भला करना चाहिए। तो ये था अपना कैप्सूल नंबर 5 235 वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अच्छी मेहनत करना, एग्जाम बहुत अच्छे होंगे लेकिन तैयारी अच्छे से करना। इसको एक बार पढ़ लो, टाइम मिले तो लिख लो, एग्जाम जाने से पहले एक बार और पढ़ लेना। ठीक है ना, ओके।